लेट्स स्टार्ट करें। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट, इसमें जो फर्स्ट वर्ड है कॉम्पेंसेशन, इसी के ऊपर पहले डिस्कस करेंगे। एनीवन टेल मी कि कॉम्पेंसेशन कब मिलता है? राइट, आई नो कॉम्पेंसेशन कब लिया जाता है या कब मिलेगा, तुम्हें कोई आइडिया है? इससे पहले ये वर्ड सुने कॉम्पेंसेशन? जी सर। हाँ, कब मिलता है? कोई तो आइडिया रहेगी। कॉम्पेंसेशन कुछ किसके बाद आता है पता है? शायद एक्सीडेंट वगैरह होने के बाद कुछ ऐसा मिलता क्या है बोला? कुछ। एक्सीडेंट वगैरह कुछ होने के बाद शायद से मिलता हाँ, कुछ रॉन्ग होने के बाद अगर क्लियर हो जाए है। कि हाँ यू आर नॉट रॉन्ग, देन कॉम्पेंसेशन मिलता है। राइट, इट मींस उसके लिए हमें फाइट करना पड़ता है, झगड़ा करना पड़ता है, लीगलिसीज को फॉलो जी करना पड़ता है, रूल्स रेगुलेशन को देख के प्रूव करना पड़ता है कि यू आर राइट। और वो उसके बाद उसके जो पेमेंट रहते हैं कि तुम्हें कितना खर्चा हुआ है, तो तुम थर्ड पार्टी या जिसके ऊपर कॉम्पेंसेशन क्लेम किए हो उससे ले सकते हो। लेकिन जब इसके साथ वर्ड जॉइन हो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, तो किसके कॉम्पेंसेशन की बात कर रहा है? द वर्कर्स कॉम्पेंसेशन, इज टॉकिंग अबाउट वर्कर्स। अब वर्कर्स यानी कौन? एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, जिसके ऊपर इंडस्ट्री चलती है, इंडस्ट्री नॉइज फॉर। ओके, देन द इंडस्ट्री जिस एक्ट 1923 में बना था, इट मींस टाइम ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उन्होंने जो रूल बनाया था वो बिकॉज ऑफ रेलवे आर वर्किंग इन टाइम ऑफ दैट पर्सन। उन लोगों के टाइम में क्या काम कि रेलवे इज अ बिग इंडस्ट्री फॉर इंडिया। उन लोगों ने रेलवे के रूट्स बिताए थे, वहां बहुत से लोग इंडियन काम करते थे इन रेलवे, तो उनको बहुत से इंजरीज होते थे, वे ऑफ एक्सीडेंट्स एंड और, कभी रेलवे रुकती थी कभी नहीं रुकती थी। तो वन टाइम ऑफ इंजरीज दिस एक्ट आर पास टू क्लैरिफाई कि सब कॉम्पेंसेशन दिए जाएंगे कि तुम्हें अगर कुछ मिल जाए, दिस कॉम्पेंसेशन आर वर्क फॉर यू। आर यू गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? जी सर। देन ये जो एक्ट 1923 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया, तो उसके बाद बहुत से लोग क्लेम करने लगे कि मेरे साथ इतना हुआ, मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए। नंबर ऑफ पर्सन आर डिमांडिंग द मनी एंड डिफरेंट वे, लैंड्स एंड एक्सेट्रा। ऑन दैट टाइम 1 year they are thinking, and after 1 year some rules are passed, and these rules are today also obeyed, and these rules are today's your legalities, today's your legalities, and these rules are clarified under the compensation act 19, इसी को फिर से बनाया गया 1945, redevelop किया गया 1945 by Indian government and reproduced for the second part of this for Indian industry 1995। अब 1995 में जो बना गया अमेंडमेंट हुआ, वो ये ब्रिटिश का था या फिर अंग्रेजों का था, वैसा बोलूंगा। इट इज पास आउट बाय 1990, 1947 के बाद हुआ जब इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। इसके बाद जो रूल बना, इट इज पास बाय इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन गवर्नमेंट। अब इस रूल के हिसाब से चलता है, लेकिन रूल्स में 90% जो बोला गया है वो सब यही है जो इन लोगों ने बनाया हुआ है। बिकॉज इंडियंस इतने वर्स्ट है तुम लोग, तुम्हें खुद का कुछ बनाने नहीं आता, जो है वही यूज कर रहे हो। तो जो यूज हो रहा है वो यही है, सिर्फ इसको उन लोगों ने अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा कन्वर्ट किया है एज पर बेस्ट वेलफेयर। उसका वेलफेयर मुझे नहीं पता, का ये इंडियन गवर्नमेंट का। ओके, talking about that, the scope of this rule, first objective of this rule, what are the objective for, क्या ऑब्जेक्टिव रहेगी? The first objective, एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉय का जो वेलफेयर है उसके ऊपर उसने डिस्कस किया है कि द एक्ट इज पास्ड फॉर द एम्प्लॉय वेलफेयर एंड कॉम्पेंसेशन
just for the relief of his injuries. उसने किसके लिए बोला था? रिलीफ ऑफ हिज इंजरीज, कि कुछ अगर एक्सीडेंटली इंजरीज हो जाए ना तो जो होगा उसके ऊपर ऑब्जेक्टिवली फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे. हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या रहेगा फॉर दिस रूल या फॉर दिस एक्ट, कि हमें एम्प्लॉय के वेलफेयर के ऊपर डिस्कस करना है. देन द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज it is also provide the payment of compensation. Payment of compensation fund. In this compensation fund, we discuss regarding to it is also provide the payment of certain classes of employee their work, compensation in injuries, time of accident. Okay, enable to the workman compensation in respect of neglectivity. उसमें इनेबल किया हुआ है. किस बात को इनेबल किया हुआ है? कि कॉम्पेंसेशन को कैंसिल कर सकते हैं. कॉम्पेंसेशन रिजेक्टेड टाइम ऑफ इफ रॉन्ग एप्लीकेशन इज देयर. किसी ने ऐसे ही अप्लाई कर दिया, मैं बीमार हूँ मुझे पैसे दीजो, फेक एंड ऑल फेक डॉक्यूमेंट्री जनरेट कर रहा है, दैट टाइम पे वो निग्लेक्ट किया जाता है. नेगोशिएशन इज दैट. देन फोर्थ वन ऑब्जेक्टिव इज दैट the employer now know the amount of compensation has paid and it's saved to employee. Employee को पे करना है और सेव करना है, सेव टू एम्प्लॉय. Okay, and fifth one compensation and last objective of this work is the workers are secure and सिक्योरिटी रखनी चाहिए. सिक्योरिटी. ओके, तो जो 5 ऑब्जेक्टिव है रिगार्डिंग टू द कॉम्पेंसेशन, द फर्स्ट इज एम्प्लॉय वेलफेयर. द वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट और रूल both are passed for the employee welfare. The payment of compensation and compensation registry compensation regarding and resolution regretting and rejection. Okay, safety employee and security. इसके ऊपर डिस्कस करते हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. तो मेन ऑब्जेक्टिव तो हमें पता चले कि क्या काम करने वाला है, एंड देन द स्टडी ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ दिस एक्ट. क्या स्कोप हो सकते हैं? फर्स्ट स्कोप क्या है? इससे वेलफेयर मिल रहा है. किसको वेलफेयर मिल रहा है? वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर. देन इट इज वेलफेयर फॉर द हाई लेवल इंडस्ट्रीज लाइक रेलवेज एंड ऑल. बड़ी इंडस्ट्री है, वहां पे जो एम्प्लॉय है उनको कॉम्पेंसेशन की बात करता है. दिस एक्ट इज एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया. ऑल ओवर इंडिया में होने वाला है. It is applicable for the railways and other transport established factories engaged in the making, the alternative repairing, adapting, and other heavy works. Transport is also the article means that dog established engaged etc. This schedule is passed in 1995. It stands for the scope and the converting the Motor Vehicle Act, and this is the main act is passed by the accidental losses and passed for the compensation demand. Okay, स्मूथ एकदम छोटा सा स्कोप था. क्या बोला हुआ स्कोप में उसने कि हम ये एक्ट 1995 के बाद जो पास किए वो किसके लिए? जस्ट वन वर्ड एक्सीडेंट. और एक्सीडेंटली अगर कुछ हो रहा है जो थर्ड पार्टी जिसकी वजह से हुआ है, उसके निग्लेक्शंस की वजह से हुआ है और उसका उसको जिसको लॉस हो रहा है या जिसको इंजरीज हो रही है बाय द वे ऑफ दिस एक्सीडेंट, तो उसको उसका पेमेंट मिल जाए और उस पेमेंट से उसका बेनिफिट हो जाए. आर यू गेटिंग द फर्स्ट पॉइंट? द सेकंड इज नेचर ऑफ एम्प्लॉयर लायबिलिटी. and nature.
लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज के नेचर्स क्या होने चाहिए? लाइबिलिटी मींस पेएबल। अब पेएबल अभी यहाँ क्या पेएबल है? कॉम्पेंसेशन अमाउंट। अब ये जो कॉम्पेंसेशन अमाउंट है इसके लिए सब नेचर्स आर जरूरी है। क्या नेचर्स है वो? तो फर्स्ट नेचर उसने बोला हुआ है डिफेंस ऑफ द एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर का डिफेंस का क्या होना चाहिए कि ही मस्ट टू ट्राई कि वेलफेयर मिले, एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, बेस्ट एटमॉस्फेयर। अब वो एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए कि बेस्ट होना चाहिए, ऐसा वर्किंग एटमॉस्फेयर होना चाहिए जिसमें एम्प्लॉयर आर इजीली वर्क, एम्प्लॉयर आर इजीली वर्क और ऐसा काम करे कि उसको कोई इंजरीज ना हो। एंड दिस इंजरी, फिर भी अगर इंजरीज हो रही है तो उस इंजरीज के लिए नंबरिंग, प्रोवाइडिंग द नंबर ऑफ वेज एंड ऑल, हॉस्पिटलाइज्ड एंड ऑल। और उसके इसमें हॉस्पिटलिटी में ऐसा होना चाहिए कि वो एम्प्लॉय इजीली बेस्ट और बेनिफिट ऑफ वर्क करे। देन सेकेंड है डॉक्टर एंड अज्यूम रिस्क। इसने रिस्क को अज्यूम करना चाहिए, इसने एम्प्लॉयर ने इस रिस्क को के कितने दिन किसी मशीनरी को यूज करने के बाद वो किसके वर्कर के लिए कितने हजार्डस है, उस हिसाब से वहां पे या कितने आवर काम करने के बाद एक पर्सन निगोशिएबल है कि उसको नींद आ सकती है वगैरह, उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। शिफ्ट चेंज करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर रहा है और किसी एम्प्लॉय को लॉस हो रहा है देन दिस लॉस का कॉम्पेंसेशन कैन फाइंड इट। ओके, उसके ऊपर उसने डिस्कस किया। देन द नेक्स्ट इज कॉमन एम्प्लॉयमेंट रखना चाहिए, कॉमन एम्प्लॉयमेंट। अब कॉमन एम्प्लॉयमेंट क्या रहता है? इट्स अ कॉमनली फॉर ऑल ओवर। उसने ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाई लेवल एम्प्लॉयर के लिए अलग रूल, लो लेवल एम्प्लॉयर के लिए, वर्कर्स में स्किल, सेमी स्किल, नॉन नॉन स्किल रहते हैं तो तीनों का अलग अलग रूल्स नहीं बनाने चाहिए। रूल्स आर सिमिलर, स्केल ऑफ वेजेस आर डिफरेंट, ऐसा रहता तो चलेगा। इससे क्या होगा कि सबके बेनिफिट की बात होगी। ओके, दैट डेफिनेशन, द न्यू पॉइंट इज डेफिनेशन। डिफाइन करना है हमें। डेफिनेशन, अब डेफिनेशन में उसने नंबर ऑफ डेफिनेशन की डिस्कस किया है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड डिस्कस अबाउट फोर्थ पॉइंट ऑफ योर चैप्टर डेफिनेशन। अब डेफिनेशन यानी क्या बोले थी कि उसने वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट को डिफाइन नहीं किया है, इसके अंदर आने वाले नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को डिफाइन किया है। फर्स्ट कंपोनेंट इज कमिश्नर। फर्स्ट कंपोनेंट इज कमिश्नर। कमिश्नर द पर्सन डिफाइन करते हुए उसने बोला हुआ है मींस द कमिश्नर फॉर वर्कर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 20। ऐसा बंदा जो अपॉइंट किया हुआ है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 23 के सेक्शन 20 में। कौन से सेक्शन 20 में? एक्ट 1923 के सेक्शन 20 में जिस बंदे को जॉब पे रखा हुआ है फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट, द पर्सन इज कमिश्नर। ओके, देन सेकंड उसने डिफाइन क्या किया है? कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन
अब कॉम्पेंसेशन को डिफाइन करते हुए उसने क्या बोला हुआ है, कॉम्पेंसेशन मींस प्रोवाइड फॉर बाय हिज एक्ट, कॉम्पेंसेशन अमाउंट प्रोवाइड बाय दिस एक्ट, एक अमाउंट जो इस एक्ट के हिसाब से प्रोवाइड की जाएगी फॉर इंजरीज इज नोन एज कॉम्पेंसेशन। ओके, देन उसने डिपेंडेंट बोला हुआ है, थर्ड वन इज डिपेंडेंट। डिपेंडेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन यू, वर्कर के ऊपर जो डिपेंड रहते हैं, इट मींस कि इंजरीज इतनी है कि इंसान मर गया तो ये किसको पे की जाए, इसको डिपेंडेंट के अंदर काउंट किया हुआ है। मींस बाय एनी फॉलोअर्स और फॉलोइंग रिलेटिव्स डिसेंडिंग द वर्कमैन नेमली, जो अंडर फॉलोइंग किए जाएंगे। ओके, देन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर किसे बोलेंगे उसके ऊपर उसको डिफाइन किया हुआ है। एम्प्लॉयर, अभी एम्प्लॉयर कौन होता है, एम्प्लॉयर मींस सेक्शन 3 में उसने बोला हुआ है, एम्प्लॉयर की बहुत सी डेफिनेशन है लेकिन तुम्हें डिफाइन कौन सी लेनी है मैं पहले ही बोला था, जो बोला होगा वही लेना है। तो यहाँ पे उसने वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 के सॉरी 1923 के सेक्शन 3 में फिर से डिफाइन किया है एम्प्लॉई एज एन एक्ट लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन, ऐसा बंदा जो कॉम्पेंसेशन की पेमेंट करेगा, लाइबल टू पे द कॉम्पेंसेशन, उसको क्या बोलेगा, एम्प्लॉयर। देखो कॉमन एम्प्लॉयर, द वर्कर और वर्क प्रोवाइडर, ये डेफिनेशन है, लेकिन इस रूल के हिसाब से क्या डेफिनेशन बनी अभी, ऐसी जो कॉम्पेंसेशन की अमाउंट पे करेगा उसको एम्प्लॉयर बोलेंगे, जो रिस्क को उठाने वाला है। Then fifth one, disability. अब डिसेबिलिटी में दो पार्ट बनाए उसके, एक रहेगी पार्शियल और एक रहेगी कंप्लीट। कंप्लीट और पार्शियल डिसेबिलिटी में उसने डिस्कस किया। तो पार्शियल में सिर्फ क्या होगा, पाँव टूट गया होगा, हाथ टूट गया होगा, मेंटलिटी डिसऑर्डर हो गया होगा एंड और उसको रिटायर करेंगे और 50% ऑफ सैलरी उसको देते रहेंगे जैसे पहले मिलती थी। बट कंपेंसेशन रहेगा तो उसका पेमेंट पैटर्न क्या है वो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, यहाँ पे ये नेशनल डिफिनेशंस वगैरह कंप्लीट हो रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द फिफ्थ पॉइंट ऑफ योर सिलेबस, and the point is amount of compensation. अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन, अब अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन के ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बताता हूँ। इट इज फिक्स नहीं है कि कितनी कंपेंसेशन अमाउंट देनी चाहिए और किसको देनी चाहिए, तो उसके ऊपर डिस्कस करते हुए उसने बोला हुआ है अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन शैल बी एज फॉलो नेमली। उसको नेमली करना पड़ेगा, इट मींस डिफाइन करना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ एक्चुअल हुआ क्या और वो कितना कब हुआ। तो सबसे पहले वो देखेंगे कि तब कंपेंसेशन अमाउंट पेड करते हुए तो फर्स्ट रूल देखा जाता है यू आर वर्किंग आर और नॉट, तुम वर्किंग आवर में हो कि नहीं हो। इट मींस कि जब तुम्हें कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा तो सबसे पहले तुम्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो मेरे साथ इंजरी हुई है वो उसी काम की वजह से हुई जो मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड किया था, और वो जो प्रोवाइडिंग वर्क है वो ऑर्गेनाइजेशन का था, नॉट माय पर्सनल वर्क। मैं मेरे पर्सनल वर्क से कहीं गया नहीं था और वहां मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ है कि फर्म है जो बता नहीं सकती कि वो पैसे देंगे कि नहीं।
आर यू गेटिंग मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यानी कंप्लीट वर्क रिगार्डिंग टू द वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इफ द वर्क इज डन बाय ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्डर बाय ऑर्गेनाइजेशन, फॉलो बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल, हर तरह से वो कनेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, वरना तुम्हें कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। ये पहला रूल है। देन सेकंड इज व्हेन पेमेंट आर टोटल, वर्कर अगर टोटली डिसेबल हो जाए तो तुम्हें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये टोटली डिसेबल जो पर्सन है उसकी जगह किसको पैसे दिए जाए। दैट पर्सन इज मैरिड, देन हर वाइफ, नॉट मैरिड, देन हर मदर एंड फैमिलियर। लेकिन वो जो रहता है फैमिलियर पर्सन, उसका कहीं भी उसने नाम तुम्हारे पास रजिस्टर किया हुआ रहता है एज अ थर्ड पार्टी, वो तुम्हारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए और तुम्हें वो बराबर क्लेरिफाई करना चाहिए कि वो बंदा वही है, ध्यान तुम्हें वो करना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इट इज पॉसिबल फॉर यू आल्सो एंड मी आल्सो। पता है थर्ड पार्टी पैसा लेके गया, लेकिन उस लॉस का कैसा करेंगे? इसलिए हमें क्या करना चाहिए? वर्किंग आवर में देख रहा है सेकंड वन, हो सर समजला नाही, जरा परत बोला. क्या बोला? हेलो, समजला नाही, परत बोला. आवाज कम आ रही है, कौन बोल रहा है? हेलो, तो बोला थर्ड पार्टी काय? हाँ साहिल क्या बोल रहा है? थर्ड पार्टी काय बोलता, समजला नाही. जरा जोर से बोल, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। मोबाईलचा स्पीकर खराब झाला. Okay, the next point is here regarding the compensation, amount of compensation। एक टेबल है छोटा सा कि देते वक्त कैसा दे, तो डिस्कस किया है इन टाइम ऑफ केस, इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ डेथ अगर कॉम्पेंसेशन कब देना है, अगर कोई मर गया तो जैसे कि अगर मर जाए तो ऐसा एम्प्लॉयमेंट एक्ट जब डेथ के बारे में उसने डिस्कस किया तो डेथ के हिसाब से उसने बोला हुआ है 60%, सॉरी 50% ऑफ अमाउंट वेजेस, एक कैलकुलेटर दिया उसने 50% ऑफ अमाउंट वेजेस मल्टीप्लाई बाय रिलीफ फंड, रिलीफ फंड जितना देना है उतना, और 1,40,000 और 1,40,000 विच एवर इज हायर, दोनों में से एक तुम्हें देना होगा। कब? अगर अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन की डेथ, अगर इन केस ऑफ डेथ हो जाए, फॉर एग्जांपल तुम्हारे इधर कोई काम कर रहा है और उसको तुम मंथली 5,000 दे रहे हो, 5,000 में से 50% का 2,500 और रिलीफ फंड डॉक्टर ने जो बिल्स दिए वो एक 5,000 के हो रहे, तो टोटल अमाउंट देखो कितनी होती है 1,25,000, 12,50,000 बर्थडे है ना, 40,000 है, whichever is higher 12,50,000, तो तुम्हें एज अ कॉम्पेंसेशन 12,50,000 देने होंगे if death are occur there। okay, then the next is in case of total या permanent disable। हे मोदी बर्थडे तुझा आज? कौन बोला? क्या बोला अभी? इन केस ऑफ टोटल एंड बर्थडे बर्थडे इन केस ऑफ टोटल डिसेबल, अगर टोटल डिसेबल हो रहा है कोई, इन शॉर्ट के पाँव से, हाथ से, आंखों से
कहीं से वो माजूर हो गया और डॉक्टर से ये रिकवर नहीं होगा अभी ऑन टाइम ऑफ दिस, कि इसको तुम्हें कैसा पे करना है, तो 60% ऑफ मंथली सैलरी, 60% ऑफ मंथली सैलरी, 60% ऑफ मंथली सैलरी पर मंथ देनी है, और 1,12,000, 1,20,000, विच एवर इज ग्रेटर। तो मेरे हिसाब से ये ग्रेटर रहेगा, क्यों? क्योंकि तुम्हें 60% सैलरी देनी है मल्टीप्लाई बाय जो अमाउंट रहेगी, उस अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है। तो सैलरी, और डॉक्टर ने 5,000 का खर्चा दिया और सैलरी तुम्हारी 5,000 है, तो इसका 60% कितना हुआ? 3,000 रुपए या 3,000 आएंगे। ये होते हैं 15 लाख रुपीज, इट इज ग्रेटर देन 1,20,000। तो यहाँ 60% ऑफ सैलरी सिलेक्ट की जाएगी। ओके, देन in case of disable but not fully, in case of disable हुआ but not complete, यानी वो लंगड़ते वगैरह आ सकता है, तो ऑन टाइम ऑफ लंगड़ते वगैरह आने के बाद उसे क्या मिल सकता है? देखो, the such percentage of the compensation payable in property proportion of loss, and this loss are payable by employer. Okay, ये number of cases बताए हुए, compensation to be paid when due at penalty। जब पेनल्टी वाला कॉम्पेंसेशन रहेगा तो उसको कैसा पे करें, डिस्कस। आज मुदीपचो बर्थडे है। मम्मी रात्रीला आंबर बटर चटपटा आणि रोटी चावराची रोटी बनव। क्या बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही है, कौन बोल रही है? हो जसं मागच थर्ड पार्टीचं बघा शिकवलं होती, समजला नाही। खतलो थर्ड पार्टी हो, नेचर ऑफ एम्प्लॉय, हो तीच बोलते मागच पासून, जरा जाग समजू। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लायबिलिटीज। हो। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है देखो कि एम्प्लॉय की जो नेचर रहेगा ना, इट मींस कौन सा नेचर, कि उसको जो पे करना है, उसकी इंजरीज जो हमें यहाँ बोला, अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन यहाँ जो मैंने डिस्कस किया ना, वो रियली उस वक्त में होना चाहिए। अब वो वक्त कौन सा होगा कि तूने जिसको तेरे इधर काम पे रखा है और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो कभी भी तू राइट में एक्सीडेंट हुआ तो पैसे देगा नहीं, तो क्या बोलेगा, मेरे इधर तू सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक काम करता था, उस टाइम पे तुझे कुछ हुआ होता तो मैं देखूंगा, वरना ही तेरा फॉल्ट है कि तू किधर और गया। राइट और रॉन्ग? राइट सही है राइट सर। हो मग। हाँ, तो जो अदर टाइम में वर्क हुआ है उसके ऊपर लाइबल टू पे नहीं रहता है, तो एंड रिमेनिंग टाइम में तुझे एम्प्लॉइज को पे करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, एम्प्लॉइज का नेचर कैसा होना चाहिए? वर्किंग होना चाहिए, काम पे था और उसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, ऑन टाइम ऑफ तुम्हें कॉम्पेंसेशन पेड करना है, अदर टाइम पे नो कॉम्पेंसेशन। क्यों? पर्सनली कहीं जाके गाड़ियां ठोक के आ रहा है और बोल रहा है कंपनी मेरी बहुत अच्छी है, वो मुझे पैसा भरेगी, मेरा खर्चा उठाएगी, दैट इज फॉल्ट इज थिंकिंग। समझा? इसलिए उसने यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉय को डिस्कस किया। हो पण सर त्यांचा इन्शुरन्स असतं ना, कंपनी देतं ते। काय इन्शुरन्स असतं कंपनीचा। कंपनी का इंश्योरेंस किस तो बोलता है, तो वर्किंग आवर में होता है वो कंपनी का इंश्योरेंस, वो पूरे 24 आवर का नहीं होता है। तुम घर पहुंचे, वहां पे सिग्नेचर किए लीव की कि हम लोग यहाँ से छुट्टी ले रहे, और घर जाके फिर खुद को गले को फांस लगा के ले रहे, तो एम्प्लॉय का क्या करें हम? पूरा दिन पैसा ही बांटते रहे तुम्हारे बेवकूफी के ऊपर। तो सम कॉम्पेंसेशन इज देयर। समझा? इंश्योरेंस होता है लेकिन वो ग्रुप इंश्योरेंस होता है, वो एक एम्प्लॉय का नहीं होता है, वो एम्प्लॉइज का रहता है, और उसका टाइम पीरियड फिक्स रहता है कि हमारे यहाँ वर्किंग आवर जो रहता है ना, उस वर्किंग आवर में देंगे। इंश्योरेंस इस कंसेप्ट को समझो। आर यू गेटिंग? ठीक है हो समजलं।
चलो तर तुम्ही यकीन नाही करणार, हाँ तुम्ही वो भारी शिकवता, वो भारी शिकवता, तुम्ही यकीन नाही करणार माझ्या बाबतीत. आवाज जरा जोर से बोलना, माइक को तेरे मुंह के पास ले. हो तो बोलते तुम्ही मोब बेस्ट शिकवता व्हायचं दुसरं कोणी शिकवत नाही. हा हा बरोबर, तेच बोलला. क्या बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है. हो तुमचा फोन खराब झालाय. ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. जो तू बोल रहा है आवाज सुनाई नहीं दे रही है, बहुत बारीक बोल रहा है एज कंपेयर टू द अदर के अच्छे आवाज आते हैं. हुजैफा जाओ, आवाज आ रही है ना मेरी? ते पण कोण? उजेपा निजलो. हाशिम जाओ. हो सर येतोय. हाँ ये क्लियर बोल रहा है. हो जुनेद तेरा आवाज सर, रैयान फिक्स कर. ओ अगर सर आवाज रय्यान क्लियर आएगी डेनकर तो मैं कोण आहे? रिस्पॉन्स दे पाऊंगा. डेनकर जुनेदी, सर रैयान धनकर मला मेसेज करून बोलते की मला समजलं नाही, त्याला समजवा जरा. नहीं बाबा तू क्या बोल रहा है ना, वो मेरे कान पे ही नहीं सीधे आ रहा है. अभी वो वो हाशिम तो ने रय्यान इतना डेनकर अच्छा है ना, रय्यान आवाज डेनकर. किया है. मैं वो ऐसा तो नहीं रय्यान कर सकता डेनकर कि है ना. कॉलेज के स्पीकर खराब है. लेकिन हो रिमेनिंग की आवाज सर. आ रही है मुझे, और वो हो रिकॉर्ड भी हो रही है ऐकायचं. रिमेनिंग की आवाज. यहाँ पे यानी बाद में तुम यूट्यूब पे चेक कर सकते हो सबकी आवाज. रैयान धनकर आहे ना, रैयान आवाज है ना, धनकर वो बोलते आ की रही है. मला तो एक आवाज काम येऊ कर, दे अगर तूने तुमचा, हेडफोन लगाया मला होगा समजेल मी काय तो बोलतो. हेडफोन का माइक हो मुंह के पास ले. वो तो रय्यान डेनकर आहे ना. हाँ तो मेसेज करून बोलते समजला नाही, सर फक्त शिकवत जातात. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है. अभी कैसे बोला वो आवाज हाँ. क्लियर आई, परफेक्ट. ऐसा हो ऐसा मग बोलते. माईक घेतलो ना ठीक है, हेडफोनच्या रायन समोर. टेंकर को सिर्फ मेरी तरफ से मैसेज करना कि सर को कॉलेज में आके मिल. हा चालेल चालेल बोलताय. ठीक है, खतम रिमेनिंग मिलाल. तुझे समझ में आ रहा है ना? हो एक नंबर. हाँ, तो ध्यान दे यहाँ पे, अपने को नेक्स्ट पॉइंट को आगे कंटिन्यू बढ़ो, करना हम है. तुम्हारे साथ है. Okay, the next point is compensation to be paid when due ए and जैनुद्दीन करामतुल्ला. ए जैनू. ओके, कॉम्पेंसेशन ड्यू पेड. अब ये कौन सा कॉम्पेंसेशन है? इट्स नॉट डन ऑन एक्सीडेंट. ये एक्सीडेंट वाला कॉम्पेंसेशन नहीं है. ये कौन सा है कि अगर तुम्हारा क्रेडिटर जो है तुम पे कोई इल्जाम लगाता है या डिफॉल्ट रॉन्ग गुड्स मिल रहे हैं, ऐसे टाइम में जो कॉम्पेंसेशन पास किया जाता है. फॉर एग्जांपल तुम्हें डिफॉल्ट गुड्स मिले और तुमने कोई केस कर दिया और उस केस को पास आउट होने में कितना खर्चा हुआ, उस खर्चे का जो कंपनी से रिवॉर्ड किया जाता है, इट्स आल्सो कॉम्पेंसेशन अमाउंट एंड इट इज ड्यू होती है कि अगर मैं गलत निकला तो मैं पैसे दूंगा और यह एज अ पेनल्टी अमाउंट, मुझे उसमें उसको कॉम्पेंसेशन बोला हुआ है. अब इसके ऊपर उसने क्या डिस्कस किया है? A compensation under section 4 shall be paid as soon falls due, यानी गलती होने से मिलने वाली है. In case where the employer does not accept the liability compensation, इसमें एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा, किसे मिलेगा? उस कंज्यूमर को मिलेगा जिसको तुम्हारे कंपनी गुड्स में फॉल्ट मिला है. ओके, directly the employee shall be addition to amount arrears paid by the employer, and these arrears are done by any employees. किसकी वजह से होती है? एम्प्लॉय की मिस्टेक्स की वजह से होती है, एरर्स की वजह से. एंड दिस एरर्स आर रिकवर बाय कंपनी इन पास आउट लीगल इश्यूज. और वो पास आउट लीगल इश्यूज का कोर्ट में फैसला होता है और कोर्ट देन डिसाइड करती है कि इट इज पेड, ड्यू और अनपेड. ओके, यहाँ पे मैं जरा पॉज लेता हूँ and remaining starting some 5 minutes. Okay, 5 मिनट में फिर से ज्वाइन होना है. वो आता शिकवा कशाला पॉज. नीज आईले नीज.